नमस्कार बच्चों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे उसके आगे हम 21st क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। और मैं इस सीरीज और रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ और विद कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। बस अपने दोस्तों के बीच में आपको बिल्कुल शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो फैला देना है, ठीक है। अपने बच्चों को, दोस्तों को ज़रूर बताओ कि ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है किताब से पढ़ते हैं फिर समझ नहीं आता, फिर रटने की कोशिश करना है। रटो मत, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से याद रखो, ठीक है। तो और प्लेलिस्ट साइंस का रिवीजन करना है तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, डायनेमिक एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाना। और इसका भी रिवीजन का मैं रिवीजन सीरीज जो चला रहा हूँ इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। रिवीजन सीरीज 10th है ऐसा करके नाम मैंने लिख दिया है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 3 सीरीज कर दिया है, ये चौथा है, तो ये आप कंटिन्यू, इससे पहले मैंने 3 जरूर देख लेना उसको, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? 21st क्वेश्चन बोल रहा है कि पावर ऑफ लैंप क्या है? 60 वॉट। और एनर्जी जो है पूछ रहा है, फाइंड द एनर्जी इन 1 सेकेंड। बताइए क्या दिक्कत है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है ये कहलाता है पावर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? पावर इंटू टाइम, सिंपल क्रॉस मल्टीपल। पावर कितना है? 60 वॉट इंटू टाइम कितना? 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 60। क्या होगा यूनिट, क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताओ? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, 60 जूल, ठीक है। बहुत ईजी है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन 22 बोल रहा है क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बताइए, और डिफाइन यूनिट। तो बहुत ईजी है यार, डेफिनेशन है बस। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल बात नहीं बनाना रहता है कि रेजिस्टेंस ये करता है, रेजिस्टेंस वैसे होता है, रेजिस्टेंस। आपको बिल्कुल बात नहीं बनाना है, आपको एक लाइन लिखना है, क्या? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन। विच अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। ये क्या करता है? करंट के फ्लो को अफेक्ट करता है या अपोज करता है। आप अपोज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है ओम, ठीक है। बस इसके आगे आपको कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है नेक्स्ट? बी पार्ट जो पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट विद रेजिस्टेंस वायर एंड सेल द करंट फ्लोइंग थ्रू आई, करंट फ्लोइंग आई दे रखा है। व्हाट हैपन to this current if wire is replaced by another thicker wire of same material and same length and give the reason। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक बार सोचो, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ फिर आपको बताओ कि क्या होगा इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और खुद सोचो, फिर मेरा आंसर सुनना, ठीक है। सोच लिया बच्चा? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है। आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना था, क्या? रेजिस्टेंस मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या? रो इंटू एल अपॉन ए। यही फॉर्मूला आप जानते हो। रो इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, रो इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी यहाँ रो लगा दिया है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू, एक सेकेंड, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसी से आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। बोल रहा है कि पहले कोई रेजिस्टेंस था और उसका उसमें सेल लगा हुआ था, उसमें करंट आई जा रहा था। अब क्या कर दिया गया कि जो उस वायर को है, वो उस वायर जो पहले वायर था उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके? थिकर। अब थिकर का मतलब क्या होगा? थिकर का मतलब क्या? इसका एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। पहले थिन था तो एरिया कम था, ये एरिया ज़्यादा हो गया। अब एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा? और ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, लेंथ को सेम रखा गया, एल ही रखा गया है। बस उस वायर के जगह पे जो थिन था उसको उसके जगह पे थिकर लगा दिया। थिकर का मतलब एरिया ज़्यादा, और एरिया इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? एरिया जानते हो कि एरिया क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। अब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इस वायर को हटाकर एक थिकर लगाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रीजन बता देना है यहाँ पे, ठीक है, कि इफ गिवन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, द cross-section area of wire is increased, so resistance is decreased because R equal to R inversely proportional to area,
एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज सो करंट इज इंक्रीज। बस ये आपको रीजन बता देना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से याद रखो, याद यदि रटने की कोशिश करोगे तो कैसे इसको याद रखोगे बताओ। अब इसमें मान लो कि एक वायर है वो पहले से थिकर है और थिन कर दिया, तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद है R इक्वल टू रो ए एल अपॉन ए, तो आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन घुमा दे, लेंथ पे दे दे या एरिया पे दे दे, कुछ भी दे दे, आप इसको कर जाओगे, ठीक है। फिर देखो बोल रहा है वाई इलेक्ट्रिक बल्ब फिल द केमिकल इन एक्टिव नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन गैस। क्यों होता है भाई बताइए, ये आपको सोचना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे हम कि इन एक्टिव या इन जो ऑर्गन के जो होता है नोबल गैस होता है, इनको इसलिए भरा जाता है ताकि वो मेटल के साथ तुरंत क्विक रिएक्शन ना करें, क्योंकि यदि उसमें ऑक्सीजन या कोई अदर रिएक्टिव गैसेस भर देंगे तो वो जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करके उसको ऑक्साइड बना देगा और तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो हम इसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या करने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए, फिलामेंट के लाइफ को बढ़ा दें। ऐसा नहीं कि फिलामेंट खत्म नहीं होगा, कि भाई ऑर्गन गैस और नाइट्रोजन भर देंगे तो वो कभी खराब ही नहीं होगा, बस उसके हम लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो सिर्फ हम सिंपली क्या आंसर देंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली फिल्ड विद द सम इनर्ट गैस और नाइट्रोजन और इनएक्टिव गैस जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ, मतलब ये लेंथ दे दिया है आपको कितना 0.01 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है बच्चों। और रेडियस लेंथ नहीं दिया है, ये रेडियस दिया है, ये रेडियस है, ये रेडियस दे रखा है। और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 ओम। इफ रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, रो दे रखा है आपको, रो दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर, ओके, ये दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। तो पूछा क्या है, पूछा जरूर होगा, लेंथ पूछा है, 3 चीज़ दे रखा है, रो आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है, अब और रेजिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूजन कैसे होगा, सर एरिया था ही नहीं, अरे एरिया नहीं है तो निकाल नहीं सकते क्या, रो एल अपॉन ए। अब एरिया निकालना है, रेडियस दे तो रखा है, रेडियस दे रखा है, तो सर्कल का वायर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया लगा दोगे, सर्कल का एरिया कितना है πr², ठीक है। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा ना, एरिया आ जाएगा, और एरिया आ जाएगा तो फिर यहाँ पे एल दे ही रखा है आपको, एल कितना है, एल आपको कितना दे रखा है, ओके, एल तो अपन को निकालना ही है, ओके, एल तो निकालना है। तो 3 चीज़ गिवन है आपको, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू πr², तो आर आपको 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, रेसिस्टिविटी दे रखा है, रो भी दे रखा है, और आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, आर अपॉन ए, अब रो इक्वल टू एल, ठीक है। आप तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, इतना रखने की जरूरत नहीं है, बस आप आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए याद रखो, वहीं से आपको निकाल लेना क्रॉस मल्टीपल करके, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। क्या इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन नहीं कर सकते क्या, बताओ। डेफिनेशन कितने बार मैंने समझाया आपको, यहाँ पे डेफिनेशन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, साइंस में डेफिनेशन एकदम प्रिसाइज लिखना, उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करने का नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आपको इसमें बस ये करना है कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइन द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, क्या कहलाएगा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो ना, ये कहलाता है उसका पावर। या ऐसे उल्टा बोल सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है या कोई बल्ब है या हीटर है, वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ले रहा है, वही कहलाएगा उसका पावर, ठीक है। जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेट अस से कि एक बल्ब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, उस बल्ब का पावर हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। ये सब मैंने समझा रखा है। तो और इसको बोल रहा है कि एक्सप्रेस इट VIR के टर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो सिंपल है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे बताओ। आप पावर का फॉर्मूला जानते हो ना, एक तो होता है VI, मैंने पहले भी बताया VI, इसी से आ जाता है I²R, और एक आ जाता है V²/R। ये तीनों आपको लिख देना है, बस खत्म, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म। फिर उसके बाद बोल रहा है कि VI ग्राफ दे रखा है, VI ग्राफ दे रखा है, ग्राफ कहाँ है, ओके, जो ग्राफ है ये यहाँ पे ग्राफ है, मैंने दिया नहीं, ग्राफ में बना देता हूँ। सो ग्राफ ये है बच्चों कि आपको VI इधर दे रखा है, V और I ग्राफ दे रखा है, और इसमें ये 2 पॉइंट दे रखा है, ये A है और ये B है, ठीक है, बस ये ग्राफ है। तो VI ग्राफ में 2 वायर है, A और B 2 वायर है, जो कि आपको फिगर में दिखाई रखा है। बोथ ऑफ देम कनेक्टेड आर इन सीरीज टू बी बैटरी, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है वायर। विच ऑफ 2 विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम, तो इनमें से कौन जो है प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो देखो
हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। ये कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे तुक्के में नहीं लगा सकते हो, जिसको आता है कॉन्सेप्ट वही लगा सकता है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? वायर ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है? इसको कैसे पता करें सर? तो इसको पता करेंगे ओम्स लॉ के। वी क्या होता है? वी इक्वल टू होता है आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। अब वी अपॉन आई किसका ज़्यादा है? ए का है या बी का? देखो वी अपॉन आई, तो वी का वैल्यू और आई, वी और आई अपॉन आई, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू लेता हूँ, ये स्लोप लेता हूँ, ये स्लोप, ठीक है। अब ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप, इसमें कौन ज़्यादा है? किसका स्लोप ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है इसका स्लोप ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि वी अपॉन आई पे आर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और ये आपने पढ़ा है कि वी आई जो ग्राफ होता है वो हमें देता क्या है? रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये आपको लेंथ दे रखा है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस बताएगा कि वी अपॉन आई कितना है। तो अब बताओ इसमें, इसका यहाँ पे वी, यहाँ का वी और यहाँ का आई, और यहाँ का वी और यहाँ का आई, दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है? ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ का वी और ये वाला आई, ठीक है, और ये एक वी है और एक ये आई है, तो इसका वैल्यू क्या है? यहाँ वाला इसका जो वायर का है, इसका वैल्यू ज़्यादा है वी अपॉन आई का। अब इसका वी अपॉन आई बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बोलेंगे कि यहाँ इसका ए का जो है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, और ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट का ज़्यादा कौन पैदा करेगा? हीट ज़्यादा पैदा करेगा कौन? ए, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, ठीक है। हीट जितना बड़ा, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, आपके करंट को जितना ज़्यादा अपोज मिलेगा, वो उतना ही हीट पैदा करेगा। समझ में आया? अरे आपके रास्ते में मान लो कि आप दौड़े जा रहे हो और आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, तो आपको गुस्सा आता है ना। वैसे वायर के साथ है, बेचारे के साथ बीच में करंट दौड़े जा रहा है, उसको बीच में रुकावट डाल रहे हो, आड़े आ रहे हो, तो उसको गुस्सा आता है, वो गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। चलो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लिया। और यदि आपको यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ध्यान रखना कि जो वी आई ग्राफ होता है ना, वी आई ग्राफ, इसमें जो मैंने 3 वायर ले लिया, मान लो ये 4 वायर ले लिया, मैं पूछूं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताओ किस में रेजिस्टेंस? तो जो सबसे ऊपर होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है उसका होता है ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। और जो सबसे नीचे होता है उसका होता है सबसे कम, ऐसे भी आप ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा, इससे कम हीट इसमें होगा, इससे कम हीट इसमें होगा, इसमें कम हीट होगा। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है हीट, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और इस टाइम पे तो आने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे पिक्चर टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, तो वो ज़्यादा आएगा। जैसे ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किसका है और ये किसका है, बताओ जल्दी। तो ये आप सिंपल है कि ए किसका है? ये है, ये होता है रेजिस्टेंस। और यदि मैं इस पर ऐसे करके मार्क लगा देता हूँ तो ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। आपने आपके जो वो उसमें एनसीईआरटी में लिखा है वो ध्यान रखना, RHEOSTAT, रियोस्टेट। और ये किसका है? ये है क्लोज्ड की का है, मतलब स्विच का क्लोज। यदि बीच में डॉट आ जाता है तो क्या होता है? वो क्लोज हो जाता है, और डॉट नहीं होता है तो ओपन है। तो एक बार आप, मैं तो ये कहूँगा जो सिंबल है उसको आप देख लेना, एनसीईआरटी में जितना भी शायद 10 या 9 सिंबल है उसको ध्यान रखना, तो उससे पूछा जा सकता है। बल्ब का सिंबल, तो ऐसे आप ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट को नहीं डिफाइन कर सकते, बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट? करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो मतलब इसका क्या होगा? टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है। किसी एक क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर में टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, यह कहलाता है करंट। हो गया खत्म। फिर बोल रहा है स्टेट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है इसका एम्पियर। क्या होता है भैया? एम्पियर, AMP, एम्पियर। शॉर्ट में इसको A डालते हैं, ठीक है। और ये इसको डिफाइन करना था। डिफाइन होता है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर जाता है तो हम बोलते हैं उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया है, ठीक है। तो बस एम्पियर को क्या बोलेंगे? एम्पियर विच इज डिफाइन एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, कहलाता है 1 एम्पियर, ठीक है। डिफाइन हो गया। चलो अब 28 नंबर की बात कर लेते हैं।
तो 28 नंबर क्या है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट मतलब जो पहले क्या माना जाता था, तो अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था ना तो तब क्या माना जाता था, जिधर जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर होता है करंट का डायरेक्शन, ये माना जाता था पहले। ये सब मैंने बताया अपने साइंस वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब करंट डिस्कवर हो गया तो करंट पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हो गया तो पता चला कि जो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या मान के रखा, तो इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो अब हम जिधर चार्ज निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा था करंट, तो हमने फिर चार्ज को डायरेक्शन को उल्टा नहीं करके हम इधर ही रखे। क्या हमने क्या नया डायरेक्शन बना दिया कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उधर अपोजिट में फ्लो करता है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट है। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू होता है, चार्ज अपॉन वर्क डन अपॉन क्यू चार्ज। तो ये होता है कि वोल्टेज होता है। ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से यहाँ आने में यदि 1 जूल एनर्जी खर्च कर देता है तो हम बोलते हैं कि 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा, 1 वोल्ट डिफाइन होगा कि जब 1 कूलम चार्ज बी से ए जाने में क्या करेगा, ये बी से ए इलेक्ट्रिक फील्ड जाने में 1 जूल एनर्जी क्या करेगा, वर्क डन कर देगा। तो हम बोलेंगे क्या कि इसके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक आने में जब 1 जूल एनर्जी वर्क डन कर देता है तो हम बोलते हैं कि इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 जूल। ठीक है, ऐसे आपको डिफाइन कर देना है। डिफाइन किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो किलोवाट आवर्स को डिफाइन करने के लिए सिंपल है कि किलोवाट आवर्स क्या होता है, एक कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। और ये जो 1 किलोवाट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं कि इट इज ए एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 किलोवाट पावर यूज्ड इन 1 सेकेंड और 1 आवर्स। ठीक है, एक घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो गया तो हम बोलेंगे 1 किलोवाट। समझ में आ गया, सिंपल है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी जूल आर इक्वल टू 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितना जूल एनर्जी होता है, सिंपल है, निकाल सकते हो इसको, क्या निकाल के बताओ, चलो निकाल के बताओ। अरे सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे, जूल में निकालना है ना हमें, तो जूल में निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा पहले तो 1000, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको कितने में, देखो 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट और इसको हमें वाट्स, जूल क्या होता है, वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड में निकालना है तो सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1000 तो हो गया वाट में, और आवर्स को सेकेंड में चेंज करने में कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो 3600 सेकेंड यहाँ से ऐसे करोगे, इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा, याद रखना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और यही होता है 1 किलोवाट आवर्स, बस 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। तो अब बस आपका काम क्या है, आपको इसको रिवाइज करना है, फिर बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।